हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। हमने अपनी लास्ट क्लास में कुछ जर्नल एंट्रीज कंप्लीट की थी परचेज अकाउंट से रिलेटेड। तो आज हम जर्नल एंट्रीज को ही और आगे बढ़ाते हुए कुछ नई जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, जिसमें हम सेल्स अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे, चाहे वो गुड्स की सेल हो या फिक्स असेट्स की या किसी और आइटम की सेल्स हो। तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्रीज। अगर हम गुड्स बेच रहे हो तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक बात बताई थी कि परचेज अकाउंट का इस्तेमाल ओनली गुड्स के परचेज के टाइम पे करते हैं हम। ऐसे ही सेल्स अकाउंट्स का यूज भी हम गुड्स की ही सेल के टाइम पे करेंगे। अगर हमने कुछ और सामान बेचा है जो गुड्स नहीं है हमारा, कोई और आइटम हमने सेल करी है, तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। तो गुड्स को हम नकद में भी बेच सकते हैं फॉर कैश, और हम उधार पे भी बेच सकते हैं ऑन क्रेडिट। तो चाहे हम गुड्स को फॉर कैश सेल करेंगे, चाहे हम ऑन क्रेडिट सेल करेंगे, सेल तो करेंगे ही। तो सेल्स अकाउंट जो है यहाँ पर क्रेडिट हुआ करता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल। जब भी हम सामान बेचते हैं तो हमारी एक इनकम जनरेट होती है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के हिसाब से ये जो सेल्स है ये क्रेडिट हो जाएगा। अब चाहे हमने सामान कैश में सेल किया हो, चाहे क्रेडिट में सेल किया हो, सेल तो हुआ ही है। तो क्रेडिट वाली जो आइटम है वो दोनों साइड में सेम रहेगी, क्रेडिट में सेल्स ही आएगा। अगर नगद में हमने सामान बेचा है तो हमारे पास कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वाला जो रूल है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर हमारे बिजनेस के अंदर कुछ आए उसे हम डेबिट कर दिया करते हैं, अगर कोई असेट बिजनेस के अंदर आ रहा है तो कैश हमारे लिए एक असेट ही है। तो जब भी हम गुड्स नगद में सेल कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से कैश जो है डेबिट हो जाएगा। अब अगर हमने गुड्स उधार पे सेल किए हैं, क्रेडिट पे बेचे हैं हमने, तो कैश तो आया नहीं होगा। तो क्या आएगा यहां पर? डेबिट में यहां पर डेटर का नाम आएगा। डेटर्स वो पर्सन होते हैं, आर दोज पर्सन्स टू whom goods are sold on credit। डेटर हम उन्हीं पर्सन्स को कहते हैं जिनसे हमने उधार पे सामान बेचा है, और ये कोई पर्सन है इसलिए पर्सनल रूल लगेगा यहाँ पर, पर्सनल अकाउंट वाला। और पर्सनल अकाउंट वाला रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर ये जो डेटर है ये रिसीवर है,
कुछ रिसीव कर रहा है यहाँ पर ये, इसलिए डेटर का नाम डेबिट हो जाएगा जब भी उधार की सेल्स हो। एक और हमने लाइन लिखवाई हुई थी रूल्स के टाइम पे कि डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। डेटर को हमेशा डेबिट ही करना है, क्रेडिटर को हमेशा क्रेडिट ही करना है अकाउंट ओपन करते हुए इनका। तो जिससे भी हम सामान बेच रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं वो कोई ना कोई पर्सन ही होते हैं। तो जनरली हम दो ही तरह के पर्सन से डील करते हैं, या तो कोई डेटर होता है हमारा या हमारा कोई क्रेडिटर होता है। डेटर्स ऑलवेज डेबिट होंगे, क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट होंगे। तो डेटर को हमने यहाँ पे डेबिट ही किया हुआ है, जैसे मर्जी आप वैसे समझ लीजिए, चाहे इस लाइन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, चाहे इसके अकॉर्डिंग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर आप सामान बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट होता है। ओनली गुड्स की सेल पे ही हम सेल्स अकाउंट को अफेक्ट करेंगे। अगर गुड्स के अलावा कुछ और बेच रहे हैं हम तो सेल्स अकाउंट नहीं आएगा, उस आइटम का ही नाम आ जाएगा जो हम बेच रहे हैं। अब अगर गुड्स बेच रहे हैं तो या तो हम कैश में बेच रहे होंगे या उधार में बेच रहे होंगे। चाहे कैश में बेच रहे हो चाहे उधार में बेच रहे हो, मतलब चाहे नगद में चाहे उधार में, सेल्स तो हो ही रही है। तो दोनों में कॉमन क्या है कि सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल, क्योंकि सामान आपका बिक रहा है तो कोई फायदा हो रहा होगा आपका। नेक्स्ट है, अगर कैश में सामान बिक रहा है तो कैश आ रहा होगा हमारे बिजनेस में। कैश एक असेट है, डेबिट वर्ड कम्स इन के हिसाब से रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा। डेबिट वर्ड कम्स इन के हिसाब से कैश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर अगर कोई एसेट आए तो वो डेबिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट वाले रूल के हिसाब से। इसी तरह अगर उधार में सामान बेचा हो तो कैश तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो डेटर का नाम आएगा यहाँ पर। जिनसे हमने उधार पे सामान बेचा है वो डेटर होते हैं, और डेटर कोई पर्सन होता है। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर के अकॉर्डिंग डेबिट हो जाएगा डेटर का नाम। उम्मीद है आपको सामान बेचने से रिलेटेड दोनों एंट्रीज क्लियर हुई होंगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक सेकंड के लिए मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे करेंगे। अब हम देखते हैं कि सामान बेच तो दिया हमने, अगर हमने उधार में सामान बेच दिया हो तो कभी ना कभी तो ये पैसे देने आएंगे। तो जब भी डेटर से पैसे रिसीव होंगे तो क्या एंट्री करेंगे हम? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्यों हुई है ये जर्नल एंट्री? अगर डेटर ने हमें पैसे चुका दिए हैं तो हमारे बिजनेस में क्या आया है? असेट। असेट का नाम क्या है? कैश। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन के हिसाब से डेबिट हो जाएगा। ये बिजनेस में आई हुई कोई चीज अगर असेट है वो तो डेबिट में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। अब डेटर क्रेडिट हुआ है यहां पर, ये कोई पर्सन है जिसने हमें कुछ दिया है, गिवर है ये यहां पर, और कोई पर्सन भी है, तो पर्सनल अकाउंट वाला रूल लग जाएगा क्रेडिट द
गिवर। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट द गिवर के हिसाब से। या ये समझ लीजिए कि जब हमने डेटर को ओपन किया था तो डेबिट किया था वो। अगर डेटर हमारे पैसे दे देगा तो क्या उसका अकाउंट ओपन ही रहेगा? क्लोज कर देंगे ना उसका अकाउंट हम। तो जब भी कोई अकाउंट क्लोज करते हैं हम तो उल्टा कर देते हैं उसको। डेटर जब ओपन हुआ था तो डेबिट हुआ था, क्लोज होते टाइम ये क्रेडिट हो जाएगा। जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपको समझ में आता हो, वैसे आप अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए। उम्मीद है पैसा रिसीव करने वाली एंट्री भी क्लियर हुई है आपको। अब नेक्स्ट है, मान लीजिए पैसे ना भी दे डेटर तो क्या करेंगे? सॉरी, अमाउंट irrecoverable from debtors। अगर डेटर पैसे नहीं देता है तो क्या हम डेटर के अकाउंट को ओपन ही रखेंगे? अगर मान लो हमें ऐसा लगता है कि डेटर हमारे पैसे देगा ही नहीं, पैसे मर जाएंगे हमारे, डूब जाएंगे, तो भी हम डेटर के अकाउंट को क्लोज तो करेंगे ही, क्योंकि ओपन अकाउंट रख के कोई फायदा ही नहीं है जब हमने मान लिया है कि पैसे नहीं आएंगे। तो डेटर का अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। ये क्लोज कर दिया हमने ये अकाउंट। डेबिट में क्या लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे हम बैड डेब्ट्स। अगर हमारे पैसे नहीं आएंगे तो हमारा एक नुकसान है, और नुकसान हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आते हैं, नॉमिनल रूल के हिसाब से। और नॉमिनल रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी खर्चे या नुकसान हैं उनको डेबिट कर देना चाहिए। तो अगर हमारे डेटर ने हमारे पैसे नहीं दिए हैं तो हमारा एक नुकसान है जिसे हम डेबिट करेंगे, उसका नाम है बैड डेब्ट। उम्मीद है सिंपल सी एंट्री थी, क्लियर हो गई होगी। लास्ट एंट्री डेटर से रिलेटेड, कई बार ऐसा होता है कि जिस पैसे को हम बैड डेब्ट मान के डेटर का अकाउंट क्लोज कर चुके थे वो पैसा बाद में वापस आ रहा होता है हमारा, तो क्या एंट्री करेंगे? तो नाम लिख रहा हूं मैं, हेडिंग अमाउंट received which was previously written off as bad debt। वो पैसा रिसीव हो रहा है जो पहले हमने बैड डेब्ट मान के क्लोज कर दिया था। मतलब डेटर का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया था ये मानते हुए कि इसका पैसा नहीं मिलेगा हमें। तो अब वो अगर पैसा मिल रहा है तो हमारे पास बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश, पैसे आ रहे हैं हमारे पास, और पैसा एक एसेट है। एसेट पे रियल अकाउंट वाला ही रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज बिजनेस के अंदर आ रही है वो डेबिट हो जाएगी। तो कैश तो इसलिए डेबिट हुआ है। क्रेडिट में एक नया अकाउंट ओपन होगा, बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड एक गेन है,
हमें लगता नहीं था कि हमारे पैसे आएंगे, अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसे आ गए, इंसिडेंटल गेन है ये हमारा कोई। तो सेम नॉमिनल रूल के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जैसे नॉमिनल अकाउंट का रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इस रूल के अकॉर्डिंग ये बैड डेब्ट रिकवर्ड वाला जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि यहां पे डेटर क्यों नहीं आएगा, डेटर अकाउंट क्यों नहीं आएगा यहां पर। तो डेटर का अकाउंट जब सेल हुई थी तो ओपन हुआ था, बैड डेब्ट मान लिए थे अगर हम, तो क्लोज कर दिया था हमने डेटर का अकाउंट, वापस से क्रेडिट थोड़ी ना करेंगे। एक अकाउंट एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट होके क्लोज हो चुका है, उसे वापस दोबारा क्रेडिट नहीं करेंगे, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, बैड डेब्ट रिकवर्ड। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर आगे करेंगे। अब जैसे हमने डेटर्स का देखा कि डेटर अगर हमारे पैसे चुका रहा हो तो क्या एंट्री करेंगे, इसी तरह क्रेडिटर के लिए भी एंट्री हो सकती है। क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं, क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा है, तो हम भी उनके पैसे कभी ना कभी वापस देंगे। तो जब हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे होंगे तो हमने एंट्री पास की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर का नाम। परचेज अकाउंट नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो कोई खर्चा हो रहा है हमारा, खर्चे नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होंगे। सामान दे कौन रहा है हमें, क्रेडिटर। ये कोई पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये गिवर है, सामान देने वाला है, क्रेडिट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। या हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमेशा क्रेडिट ही करेंगे जब भी हम उसका अकाउंट ओपन कर रहे हों। नेक्स्ट है अगर हम पैसे वापस कर रहे हो, मतलब अपनी उधारी चुका रहे हो क्रेडिटर से, तो क्या एंट्री करेंगे, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। अगर हम अपने क्रेडिटर से पे करेंगे तो हमारे हाथ से कुछ जाएगा, पैसा पे करेंगे, बिजनेस से पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट के हिसाब से एसेट्स जब भी बिजनेस से जाते हैं, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जब भी
चले जाते हैं कोई एसेट हमारे बिजनेस से, तो हम क्रेडिट किया करते हैं उसको। तो क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट के हिसाब से कैश तो गया। अब क्रेडिटर का अकाउंट हमने ओपन करते हुए क्रेडिट किया था, अब हम उसकी पेमेंट अगर कर रहे हैं तो उसका अकाउंट क्लोज ही हो जाएगा। क्लोज करते टाइम उल्टा कर दिया करते हैं हम किसी भी अकाउंट को, जैसा वो ओपन होते टाइम लिखा था उल्टा हो जाएगा। क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज कर दिया हमने। या हम ऐसे भी सोच सकते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, डेबिट द रिसीवर के हिसाब से, कि कोई कुछ रिसीव कर रहा हो पर्सन तो डेबिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये पैसे रिसीव ही तो कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा हो कि जैसे डेटर के केस में बताया था कि अगर हमारे पैसे ना दे डेटर तो एक नुकसान है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने क्रेडिटर के पैसे ना दें और हमें कोई फ़ायदा हो जाए? ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है जो हमें हमारे फ़ायदे प्रेडिक्ट करने के लिए मना करता है। ऐसा हम नहीं सोचेंगे कि हम ही किसी के पैसे नहीं देंगे और हमारा फ़ायदा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब 2-4 एंट्रीज फिक्स एसेट्स से रिलेटेड सीख लेते हैं। अगर हम फिक्स एसेट से परचेज करेंगे या सेल करेंगे वो एंट्री सीखेंगे। अब सेम गुड्स के सेल परचेज की तरह ही, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, तो जल्दी ही सीख जाएंगे हम। फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड, सेम वही के या तो हम कैश में खरीद रहे होंगे या हम क्रेडिट में खरीद रहे होंगे। अगर हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो भी, क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो भी, परचेज तो कर ही रहे हैं। और एक असेट परचेज कर रहे हैं, असेट परचेज करते टाइम हमारे बिजनेस के अंदर आएगा असेट, और एसेट्स पे लगता है रियल अकाउंट वाला रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो चीज़ बिजनेस के अंदर आ रही है उसे डेबिट कर दो। तो मैं फिक्स एसेट्स का एग्जांपल ले रहा हूं लिखने के लिए, मशीन। मान लीजिए हमने मशीन खरीदी है, तो मशीन यहां पर डेबिट हो जाएगी, डेबिट वर्ड कम्स इन के हिसाब से। इसी तरह क्रेडिट में भी लिखी जाएगी सेम, क्योंकि यहां भी आ तो मशीन ही रही है। अगर हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो पैसा देंगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। सेम वही, कैश भी एक असेट है, तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो चीज बिजनेस के बाहर जा रही है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरह क्रेडिट में जब हमने परचेज किया होगा तो कैश तो जाएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि उधार की परचेज है। तो यहाँ पे हम जिससे हमने खरीदा है उसका नाम लिख देंगे, उस वेंडर का। जस्ट लाइक क्रेडिटर ही क्रेडिट हुआ है ये, जैसे गुड्स के केस में हम क्रेडिटर लिखते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से वेंडर को हमने क्रेडिट किया है, क्रेडिट द गिवर। सेम गुड्स परचेज वाले ही लॉजिक्स हैं, कुछ खास फर्क नहीं है। वहां पे हमने परचेज अकाउंट को नॉमिनल माना था, तो खर्चे के हिसाब से डेबिट हुआ था वो।
यहाँ पे असेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से हुआ है। क्रेडिट वाली आइटम्स का सेम है। अब नेक्स्ट है, अगर हम फिक्स्ड एसेट्स सेल कर रहे हो तो क्या करेंगे? सेम वही, या तो हम नगद में सेल कर रहे होंगे या हम उधार में सेल कर रहे होंगे। चाहे नगद में सेल कर रहे हैं चाहे उधार में, सामान तो बिक ही रहा है। अब हमने परचेज सेल के टाइम पे बताया था कि अगर गुड्स की परचेज हो तो ही हम परचेज अकाउंट अफेक्ट करते हैं, नहीं तो और कुछ अगर हम खरीद रहे हैं तो उस असेट का ही नाम आ जाता है। ऐसे ही गुड्स की ही अगर सेल हो तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट होता है, नहीं तो अदरवाइज जो और आइटम हम खरीद या बेच रहे होंगे, जो आइटम हम बेच रहे हैं उसी का नाम आ जाएगा। तो कैश में बेच रहे हैं अगर, तो भी मैं मशीन का ही नाम ले लेता हूं। अगर हमारी मशीनरी फॉर कैश सेल हो रही है तो भी सेल तो हो ही रही है, और क्रेडिट पे अगर सेल हो रही है तो भी सेल तो है ही। तो अगर हमारी मशीन सेल हो गई है तो बिजनेस से चली गई है, मतलब हमारी मशीन एक असेट है। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट के हिसाब से क्रेडिट हुई है ये, क्योंकि जो चीज़ बिजनेस से बाहर चली जाए, असेट्स जो बिजनेस से बाहर चले जाएं, उनको हम क्रेडिट कर दिया करते हैं अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। अब अगर हम कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश आएगा, तो सेम लॉजिक, असेट है कैश भी, रियल अकाउंट वाला ही रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट के हिसाब से कैश जब आए, कोई भी एसेट जब आए तो डेबिट कर दिया करते हैं, यहां पे हमारा कैश आ रहा है। उधार पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेम वही, जिससे हमने बेचा है उसका नाम आ जाएगा। जिससे हमने बेचा है वो कोई पर्सन है, पर्सन पे पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। या ये कह सकते हैं कि जिससे हमें पैसे लेने हैं, अब उधार पे अगर बेचा है तो हमें पैसे लेने हैं इससे। जिनसे भी हमें पैसे लेने होते हैं वो डेटर्स होते हैं हमारे, और डेटर्स को ऑलवेज डेबिट किया जाता है। उम्मीद है आपको फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड भी सेल परचेज क्लियर हुई होगी। एक लास्ट एंट्री हम देख लेते हैं। अब अगर हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो डेबिट कर देते हैं हम, और फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने का या बढ़ने का, अगर एसेट इंक्रीज होते हो तो डेबिट हो जाते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये। एसेट बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। बढ़ने का एक ही कारण है कि परचेज हुआ हो, और घटने के दो कारण हो सकते हैं, या तो हमने फिक्स्ड एसेट्स बेच दिया हो तो बिजनेस से कम हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, या हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया हो। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री और देखते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, अगर हम
डेप्रिसिएशन लगा देंगे मशीन पे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आ जाना डेप्रिसिएशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई 10 लाख रुपए का एसेट था, वो अगले साल भी 10 लाख रुपए की वैल्यू का ही नहीं रहेगा। एक साल आपने यूज करके उस एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है, सपोज वो 8.5 लाख रुपए का होगा एक साल बाद उसकी वैल्यू। तो जितना डिक्रीज हो गया है हमारा एसेट, हमारे एसेट की वैल्यू घट जाना एक नुकसान होता है। तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से हम अपने सारे खर्चे और नुकसान को क्या कर दिया करते हैं? डेबिट कर दिया करते हैं। तो डेप्रिसिएशन का लॉजिक है कि ये नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट हुआ है। अब क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा वो असेट का नाम। हम एग्जांपल के तौर पे मशीनरी ले रहे हैं, असेट का नाम क्रेडिट क्यों हुआ है? जितने रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज किया है हमने, उतने रुपए से असेट की जो वैल्यू है वो घट गई है, बिजनेस से चली गई है। तो हमने अमेरिकन अप्रोच में पढ़ा हुआ है कि असेट जब बढ़ता हो तो डेबिट हो जाता है, घटता हो तो क्रेडिट हो जाता है। तो अब हमारे असेट की वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो असेट घटे तो क्रेडिट कर देंगे हम असेट को। उम्मीद है आपको डेप्रिसिएशन की भी जर्नल एंट्री समझ में आई होगी। असेट घटता है तो क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक नुकसान है और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट हो जाएगा। लास्ट है कई बार हम कोई असेट जब परचेज करते हैं तो एक तो परचेज प्राइस होता है असेट का, उसके बाद भी हम साथ साथ कुछ खर्चे करते हैं। वो सारे खर्चों को भी हम असेट की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। देखिए क्यों। जैसा हम एक लेमन लैंग्वेज में हम किसी भी सामान को बताते हुए कहते हैं कि ये असेट मुझे इतने का पड़ा है। इतने का पड़ा है का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई मशीन खरीद के लाए थे 20 लाख रुपीस की। जब वो मशीन आपकी फैक्ट्री तक आई, चालू करने के हालत में हुई, तो आपके 2 लाख रुपए और खर्च हो चुके थे उस मशीन पे ही। तो आप क्या बताएंगे कि मशीन में 20 लाख रुपए की लाए हो कि 22 लाख की? आप 22 लाख रुपीस की मशीन बताएंगे कि मशीन मुझे 22 लाख रुपए की पड़ी है। तो अभी हम यही समझाना चाह रहे हैं कि जब तक असेट पुट टू यूज ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे हम असेट की वैल्यू में ही ऐड कर दिया करते हैं। एक दो एग्जांपल से ही देखेंगे हम। तो मैं लिख देता हूं, टिल द असेट is put to use, all the expenses incurred on it will be capitalized या added to or debited to that particular asset। जो भी असेट के ऊपर हमने खर्चे किए हैं, खरीदते ही जो खर्चे होते हैं, उन सारे खर्चों को भी हम असेट की वैल्यू में ही ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल
wages paid for installation of machinery। अब हमें लग रहा है कि वेजेस पे हुए हैं तो खर्चे का नाम वेजेस है, वेजेस अकाउंट डेबिट कर देंगे नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, और पैसा गया होगा अगर हमने वेजेस पे किए हैं तो कैश क्रेडिट कर देंगे। ऐसा नहीं है, यहां पर हम मशीन अकाउंट ही डेबिट करेंगे। क्योंकि जब मशीन हम लाते हैं, कहीं से हमारी मशीन आ रही है ट्रक में, तो मशीन पार्ट्स में आती है जनरली। हम अपनी प्रोडक्शन वाली जगह पर उसको रखते हैं, वहाँ से इंजीनियर भी आता है, इंस्टॉल करके जाता है, उसे चालू क्वालिटी में करके जाता है वो। तो तब तक के सारे खर्चे हम मशीन की वैल्यू में ही ऐड करेंगे। तो ये जो वेजेस पे किए हैं इनके लिए वेजेस अकाउंट नहीं, मशीन अकाउंट ही डेबिट हो जाएगा। और पैसा जा ही रहा है तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट के हिसाब से कैश क्रेडिट हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के वेजेस नहीं मशीन क्यों आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम बिल्डिंग बना रहे हैं मान लो, तो हम ईंटें भी खरीदेंगे, सीमेंट भी खरीदेंगे। तो इनके प्राइस दिए हुए हैं आपको कि इतने की बिल्डिंग खरीदी, इतने की सीमेंट खरीदी, इतने का सरिया खरीदा, जो भी मटेरियल है। तो आपको ब्रिक्स अकाउंट डेबिट, सीमेंट अकाउंट डेबिट खर्चों में नहीं लिखना है कि एक तो ईंट खरीदने का खर्चा हो गया, एक सीमेंट खरीदने का खर्चा हो गया, ऐसे नहीं लिखना है आपको। आपको लिखना है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो भी आप खर्चे कर रहे हैं ये बिल्डिंग बनाने के लिए कर रहे हैं आप। जो आपका एसेट जनरेट हो रहा है इन खर्चों की वजह से, उस एसेट का नाम बिल्डिंग है। तो जब तक वो बिल्डिंग पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे जो उस पे हुए हैं हम उन्हें उसकी वैल्यू में ही ऐड कर देंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट ही डेबिट होता रहेगा जितने भी हमने बिल्डिंग के ऊपर खर्चे किए हैं। पैसा चला जाएगा, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट के हिसाब से कैश क्रेडिट हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्लॉट परचेज किया है, प्लॉट आपने परचेज किया है सपोज 30 लाख का। अब प्लॉट परचेज करते टाइम सिर्फ प्लॉट का ही एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी खर्चे होते हैं। जो आपसे प्लॉट दिलवा रहा है उसका कमीशन भी होता है, या हो सकता है ब्रोकरेज वर्ड लिखा हो। तो ये सपोज 2 लाख रुपए है और ये सपोज 3 लाख रुपए है। तो आप क्या कहेंगे कि प्लॉट मैंने 30 लाख का लिया कि 35 लाख का? 35 लाख का बोलेंगे आप, क्योंकि प्लॉट आपको 35 लाख रुपए का ही पड़ा है, 5 लाख रुपए आपने और खर्च किए हैं उसके ऊपर। तो जो भी ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं या ब्रोकरेज हैं, इनको आप रजिस्ट्रेशन या ब्रोकरेज नाम से डेबिट नहीं करेंगे खर्चा मान के, आप प्लॉट या लैंड अकाउंट डेबिट ही करेंगे कि हमने लैंड खरीदी है। उम्मीद है आपको सारी एंट्रीज क्लियर हुई होंगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो आज हमने एसेट सेल करते हैं तो क्या होता है, परचेज करते हैं तो क्या होता है, ट्रीटमेंट। गुड्स की सेल करते टाइम क्या एंट्री पास करेंगे। अगर क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो डेटर्स कभी बाद में हमारे पैसे देंगे तो क्या एंट्री परचेज करेंगे, पास करेंगे। अगर डेटर हमारे पैसे नहीं देते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे। हमारा नुकसान हुआ पैसा जो हम मान चुके थे कि ये पैसा नहीं आएगा,
वो अगर पैसा कभी बाद में आ जाता है तो क्या एंट्री पास करेंगे, ये हमने आज के टॉपिक में सीखा। अगर आपको हमारी वीडियो से कोई भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।